नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं प्रणवदीप अगस्त्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। रीजनिंग के कुछ क्लासेस आपको मिल चुकी है। आज हम एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट जो है डील करने जा रहे हैं, जो है स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना। मेरे साथ मेरे बहुत से मित्र रहे हैं जो आरएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम लोग साथ में जब तैयारी कर रहे थे तो मेरे दोस्तों का यार यही कहता था, यही सवाल रहता था कि यार प्रणव, हम बाकी वाले सवाल तो कर लेंगे यार, ये स्टेटमेंट वाले सवाल समझ में नहीं आते यार, इसका क्या लॉजिक है, ये कैसे करें। और मैं समझता हूं ये समस्या आपके साथ भी होगी। रीजनिंग के आप सवाल कर रहे होंगे, आप ब्लड रिलेशन के सवाल जो है कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर लोगे, कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर लोगे। जब स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तब एक संशय रहता है, क्या वाकई में ये सही है या नहीं है, और है तो इसको किस क्रम में सोचे। क्या इनको करने का भी कोई तरीका होता है या फिर जनरल नॉलेज के साथ या एक जनरल एस्पेक्ट के साथ ही सॉल्व करना है? तो ऐसा नहीं है भाई साहब। बहुत से टीचर, बहुत से विद्यार्थी ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि स्टेटमेंट को एक सिंगल पोर्शन या सिंगल चैप्टर के तौर पे पढ़ लेते हैं। हमने सिलेबस को डिकोड किया है। सिलेबस को डिकोड करते समय मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट वाले 4 चैप्टर है। एक बार मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट लॉजिक, या स्टेटमेंट आर्गुमेंट भी कह सकते हैं हम, कथन तर्क। एक चैप्टर अपना ये आता है। एक आता है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष। ठीक है। एक चैप्टर हमारे पास है कथन एजम्पशन या कॉन्सेप्ट। कथन अवधारणा नाम से चैप्टर है। ठीक है। और एक चैप्टर है अपना स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कथन कार्रवाई। अब आप कहोगे सर ये क्या अलग अलग चीजें हैं क्या? बिल्कुल अलग अलग है ना। आप में से बहुत से लोग, मैं समझता हूं, पढ़ते समय बहुत बड़ी गलती करते हैं कि समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो सिंगल चैप्टर ही है। मानते हो ना, मेरी बात से एग्री कर रहे हो ना? तो यहां पे हमें यह समझना है कि कौन सा सवाल आएगा तब कैसे सोचना है। सभी सवालों के लिए सोचने का क्रम अलग अलग है। अगर वो आप सोचने का तरीका समझ लेते हो, वो अप्रोच जनरेट कर लेते हो, तो हमारा काम हो गया। हमें बस वही सीखना है कि किस टाइप में कौन सा लेना है। हम एक एक टॉपिक वाइज लेंगे। हम ऐसा नहीं कर रहे कि स्टेटमेंट में बस जनरल जो है सवाल उठा लिया और सॉल्व करने जा रहे हैं। हम एक एक सवाल उठाएंगे और एक एक सेगमेंट उठाएंगे और इस सेगमेंट वाइज बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। और आपके लिए भी मैं प्रैक्टिस जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है, तो वो आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला जो सेगमेंट है, हम फर्स्ट वाला सेगमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन तर्क, ये शुरू करते हैं। अब ये क्या है, देखो समझिएगा, बहुत बढ़िया चीज है, अच्छे से समझना क्या चीज करनी क्या है। कथन क्या कह रहा है? एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि क्या बिना खेल गतिविधियों में शामिल हुए लगातार काम करने के कारण जैक कुंठित बन जाएगा? विल जैक बिकम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट वर्क विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज? अब यहां पर बहुत से मैं उन पे बात करना चाहूंगा जो विद्यार्थी गलती करता है। ठीक है, मैं खुद एक विद्यार्थी रहा हूं, मैंने खुद ने कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, मैंने खुद ने एग्जाम में जो गलतियां होती है वो की भी है और उनसे सीखा भी है कि क्या गलतियां हो सकती हैं, और मैं वो चाहूंगा कि वो गलतियां आप ना करें। एक तो सबसे बढ़िया, सबसे इजी क्या रहता है कि लोग इसको बहुत इजी गोइंग में या फिर एक कॉमन अप्रोच के साथ चीजें डील कर लेते हैं। वो आपको नहीं करना है। यहां पे एक कथन में कोई बात कही गई है। ठीक है, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, पहले इसी कथन की हम बात कर रहे हैं कि खेल गतिविधियों में शामिल हुए बिना जैक कोई एक व्यक्ति हो गया, क्या वो कुंठित हो जाए? कुंठित मतलब फ्रस्ट्रेटेड, यानी मतलब केवल काम 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 कर रहा है जैक और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उससे क्या जैक में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा? अब इस पर दो लॉजिक दिए हुए। ये कौन सा है? एक लॉजिक। अब लॉजिक पर हमें यह बात बतानी है कि यह कथन जो है वो लॉजिकली सही है या नहीं। ठीक है, समझिएगा। एक दूसरे सामान्य एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलता हूं मैं, जो हम लोग डे रूटीन में हम बात करते हैं। जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हो और बिल्ली रास्ता काट जाती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? बैठ गए और आपने कथन दिया कि सब बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मैं बाद में जाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर दो लॉजिक आ गए।
ठीक है, पहला लॉजिक क्या कहता है कि साहब ये आज जो है सही है, क्यों? बड़े बुजुर्ग कहता है साहब बिल्ली रास्ता काट दे तो नहीं जाना है, बात सही है, ठीक है, कहते आ रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। दूसरा कहता है साहब नहीं, ये बात सही नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास है और ऐसे अंधविश्वासों को फॉलो नहीं करना चाहिए। आप तो जाओ भाई, जिनके घर में बिल्ली रहती है उनका तो रोज रास्ता कटता है ना, तो वो क्या घर से बाहर निकलना बंद कर दे? अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर दोनों ही बातें सही हो गई कि साहब जो पहली बात है साहब के आदमी ने कहा कि हाँ ठीक है बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे थे उनकी बात माननी चाहिए, तो लॉजिक वो भी सही है। दूसरा कह रहा है साहब अंधविश्वास जो है उसको नहीं मानना चाहिए, बात ये भी सही है। तो यहां पर कई बार क्या होगा, जब लॉजिक वाला सेगमेंट है, ठीक है, लॉजिक में आपको सही और गलत दोनों ही लॉजिक जो है सूटेबल लगेंगे, बट वहां पर यह देखना होगा कि ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है, विच वन इज स्ट्रांग, निष्कर्ष कौन सा मजबूत है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है। तो डेफिनेटली जो दूसरा वाला जो है अंधविश्वास वाला जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। साहब ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि साइंस इसको फॉलो नहीं करती। तो यही चीज हमारे लॉजिक में रहेगी, आपको कई बार जो है दोनों चीजें सही हो जाएगी, दोनों जो तर्क हैं वो दोनों तर्क सही लगने लगेंगे। आपको यह बताना है कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है, सही पे बात नहीं होगी, है ना, हो सकता है दोनों ज्यादा सही हो या दोनों सही हो, बट ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है वो देखना हमें, ठीक है। अब लॉजिक यहां पर क्या कह रहा है, कथन क्या था कि क्या जैक बिना खेल गतिविधियों में शामिल हुए लगातार काम करने से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा? कह रहा था हां, एक स्वस्थ और समग्र विकास के लिए शारीरिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है, बिल्कुल। आपको एक फिजिकल, एक ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, तो फिजिकल ग्रोथ जो है या फिजिकल डेवलपमेंट है वो नीड है। कह रहा नहीं, काम करने से पैसे मिलते हैं और पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं जो आनंद है। अब देखो बात, आप कहोगे, कुछ लोग कहेंगे सर नहीं बात तो सही है सर, पैसा काम करो, आप पैसा कमाओ, सब कुछ खरीद लेंगे। तो अब जो चीज बता रहा हूं उसे गांठ बांध लेना कि जब भी स्टेटमेंट वाला टॉपिक आएगा आपको क्या करना है, आपको क्या अप्रोच बनानी है। जब भी स्टेटमेंट वाले टॉपिक आए एक आदर्शवादी जवाब देना है। आपकी खुद की विचारधारा क्या है, इट डजंट मैटर, आप खुद क्या सोचते हो ये मायने नहीं रखता है। जवाब ऐसे देना है जैसे एक आदर्शवादी व्यक्ति हो, आपको खुद को गांधीवादी विचारधारा रख के जो है जवाब देना है। भले ही आप गोडसे के समर्थक हो, ठीक है, पर वहां पे विचारधारा आपको कौन सी रखनी है, गांधीवादी, सत्य, अहिंसा, इन मुद्दों का समर्थन देना है, कानूनी प्रक्रिया का समर्थन करना है, ठीक है, कानून में क्या लिखा है, संवैधानिक मुद्दों का समर्थन करना है, पर्यावरणीय मुद्दों का समर्थन करना है, स्वार्थ का त्याग करना है, कहीं भी पैसों को वरीयता नहीं देनी। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में है, तुम इनके जवाब बहुत आसानी से दे सकते हो। क्या क्या करना है, स्वार्थ का त्याग, पैसों को वरीयता नहीं देनी है, एनवायरमेंट को वरीयता देनी है, हेल्थ को वरीयता देनी है, गांधीवादी विचारधारा रखनी है, आदर्शवादी विचारधारा रखनी है, कानूनी मुद्दों को समर्थन करना है, संवैधानिक मुद्दों का समर्थन करना है। समझ में आ गई बात? अगर ये बात समझ में आ गई, यहां पर चीजें सरल हो जाएगी। तो अब मेरे को बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा सही है? बिल्कुल, तो आपका जो जवाब होगा, देखो हमें यहां पर जो ऑप्शन आएंगे वो ऑप्शन इस तरह से होंगे कि तर्क 1 मजबूत है, तर्क 2 मजबूत है, दोनों तर्क मजबूत है, या दोनों ही तर्क मजबूत नहीं है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ओनली वन, आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन इज स्ट्रांग, केवल एक तर्क जो है वो मजबूत है। ठीक है, आगे बढ़े। क्या सरकार द्वारा सब्जियों के स्थानीय बाजारों में पॉलिथीन बैग का उपयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए? भाई सरकार में आप ये थैलियां अगर जो है पॉलिथीन थैलियां हैं, क्या उनका उपयोग कंटिन्यूस करते रहे दो या फिर उसको बैन कर दो? वैसे तो बैन की हुई है ना, बट यहां पे एक कथन है, इस पे बात करते हैं। हां, इससे पर्यावरण को अधिक हानि होती है। लोग सब्जियां खरीदने के लिए अपने बैग ला सकते क्या? ठीक। दूसरा कह रहा नहीं, ये सुविधाजनक है, कि साहब बैन मत करो यार, सुविधाजनक है यार। सुविधाजनक तो है या नहीं? जैसे मान लीजिए जब मैं अभी यहाँ पे कोचिंग में है, क्लास ले रहा हूँ, और अभी मेरे घर से कॉल आ गया कि साहब ठीक है ये सब्जियां लेके जानी है ना, तो फिर क्या होगा, भाई मैं यहाँ पे पास में सब्जी मंडी है, वहां जाऊंगा, सब्जियां लूंगा, वो पॉलीथीन बैग में डाल के दे देगा, मैं ले जाऊंगा। और अगर पॉलीथीन बैग नहीं है तो फिर क्या करना होगा, मुझे वापस 5 किलोमीटर दूर अपने घर जाना पड़ेगा, वहां से बैग लेके आऊं, फिर बाद में
सब्जी मंडी आऊं और फिर लेके जाऊं, तो यहां से डायरेक्ट ले जाने में सुविधाजनक तो है, यानी बात तो सही है ही है, बात गलत नहीं है। मैं कहने का तात्पर्य यही है कि लॉजिक में जो बात कही हुई है वो सही हो सकती है, दोनों जगह बात सही हुई, पहली बात भी सही हो सकती है, दूसरी बात भी सही हो सकती है। वरीयता किसे देंगे? स्वार्थ को वरीयता नहीं देना है भाई साहब, चक्कर काट लो आप घर का, लेकिन किसको वरीयता देनी है? पर्यावरण को वरीयता देनी है। समझ गए बात को? तो यहां पर भी क्या है, केवल एक ही जो है सही होगा। चीजें समझ में आ रही है? माइंडसेट अप्रोच बन रही है, धीरे धीरे सोचने का जो है तरीका जो है वो डेवलप आपको करना है। क्या राष्ट्रीय टेलीविजन द्वारा नागरिकों को गैस से भरे हुए पेय पदार्थों के उपभोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए? तो पहले तो देखो, इनको समझना जरूरी है कि ये कहना क्या चाह रहा है। शुड नेशनल टेलीविजन एजुकेट सिटीजन्स अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ एरेटेड बेवरेज? एरेटेड बेवरेज, गैस से भरे पेय पदार्थों से क्या मतलब आपका? सीधा सा कोल्ड ड्रिंक है ना, थम्स अप, बाकी सारे जो है आपके ये आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना, ये वाली चीजें। अब ये कह रहा है कि नेशनल टेलीविजन पर, टीवी पर इनसे जो नुकसान हो रहे हैं, भाई बिल्कुल इनमें जो है आर्टिफिशियल शुगर बहुत ज्यादा है ना, सैक्रिन है, ये सारे बहुत ज्यादा रहते हैं, वो क्या करते हैं? शरीर को नुकसान करते हैं, सभी को पता है कोल्ड ड्रिंक से नुकसान होता है। तो नागरिकों को गैस से भरे हुए पेय पदार्थ के उपभोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताया जाना चाहिए क्या? टेलीविजन पे आपका ऐड आता है थम्स अप का, ड्यू का, है ना, डर के आगे जीत है, वो बताया जाता है कि एग्जाम्स में डरने की जरूरत नहीं, एग्जाम से पहले ड्यू पी के चले जाओ, एग्जाम क्रैक होगा। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखी रहती है, लिखित होती है पर ऐसे लिखी होती है कि आपको दिखाई नहीं दे, बताते हैं। अब ये कह रहा है कि क्या इसको ढंग से बताए कि नहीं बताए? जैसे आपके तंबाकू वाले पे आता हो एक फेफड़े वाली तस्वीर और कैंसर लिखा हुआ था बड़ा सा, है ना, तो क्या ये कह रहा है कि भाई नेशनल टेलीविजन पर जब आप ऐड बता रहे हो तब स्वास्थ्य संबंधी जो उसकी जो भी बीमारियां हो सकती हैं उनके बारे में बताएं या नहीं? देखो लॉजिक क्या कह रहा है इस पर, क्या लॉजिक, क्या हाँ वे स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरा पैदा करते हैं? बिल्कुल बात सही है। ये कह रहा है सर नहीं, वे काफी लोकप्रिय है और इनका व्यापार बहुत विस्तृत है। अब थम्स अप जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ा व्यापार है। अगर आपने राष्ट्रीय टेलीविजन पर उसके उपभोग के बारे में, उपभोग से होने वाले नुकसान के बारे में बता दिया तो क्या होगा? उसका मार्केट डाउन हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा डाउन होगा, टैक्स कलेक्शन डाउन होगा तो सरकार को रेवेन्यू कम होगा, सरकार को तो घाटा ही है। तो क्या नेशनल टेलीविजन पर यह बताना उचित होगा या नहीं होगा? वापस उस मुद्दे पर आओ, स्वार्थ का त्याग, पैसों को वरीयता नहीं देनी है। किसको वरीयता देंगे? स्वास्थ्य को वरीयता देंगे। भाई साहब भले ही नुकसान हो या हो तो हो, ध्यान किसको देना है? स्वास्थ्य को वरीयता देनी है। तो केवल एक तर्क जो है यहां पर उचित है। समझ पा रहे हो? धीरे धीरे अप्रोच बन रही है, किसको वरीयता देनी है, किसको नहीं देनी है। खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों को इसके लिए सजा दी जानी चाहिए? ओपन डिफेक्शन इज अ क्राइम, शुड पीपल बी पनिश्ड फॉर इट? कि भाई खुले में जो शौच कर रहे हो वो क्या है? एक अपराध है, ठीक है, क्या लोगों को सजा दें इसके लिए? जेल में उठा के डाल दें? भाई जो भी सुबह सुबह आपके जो है नित्य कर्म के लिए अगर बाहर खुले में शौच के लिए जा रहा है उसको उठा के जेल में डाल दो। देखते हैं लॉजिक क्या कहता है। हां, सजा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होगा। जो सजा है वो सजा दो आप, इससे क्या होगा? नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होने वाला है। दूसरा कह रहा है नहीं, एक विविधतापूर्ण राष्ट्र में हम ऐसे कड़े कानून को लागू नहीं कर सकते। क्या किया जाए? सख्त कानून लागू करें, सजा दी जाए, या फिर नहीं कर सकते? अब इसको प्रैक्टिकल सेगमेंट में देखो। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसका एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूं और क्लास में मैंने एक नियम बना दिया, कुछ व्यक्तियों को अगर मुझे सजा देनी है, मैंने कह दिया कि क्लास में, मेरी क्लास में जो भी व्यक्ति अगर बात कर रहा है, जो भी विद्यार्थी बात कर रहा है, बात करता हुआ पाया गया, उसको कोचिंग से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, उसे वापस नहीं पढ़ाया जाएगा। उसने जो फीस जमा की है वो यहीं पर रहेगी और उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। क्या यह उचित है? क्यों नहीं? उचित नहीं है।
क्योंकि भाई बात कर ली, ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया, पर क्या इसके लिए इतनी सख्त सजा कि रस्टिकेट कर दो? और दूसरा है कि एक विद्यार्थी है, जब मैं पढ़ा रहा हूं मेरी बात नहीं सुन रहा है, जब मैं उसे डांट रहा हूं तो मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहा है, मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है, ठीक है, ऐसे में क्या उसको कोचिंग से रेस्टिकेट करना उचित है? बिल्कुल उचित है। तो ये डिपेंड करेगा कि अपराध किस स्तर का है, उस हिसाब से जो है आपको वापस सजा दी जाएगी। खुले में शौच करना एक जो है नैतिक अपराध के तौर पे हम ले सकते हैं। अब यहां पर इस तरह से सजा दी जाए कि खुले में शौच करता हो जो भी अगर व्यक्ति पाया जाए उसको आप सजा दे दो, तो ये प्रैक्टिकली थोड़ा उचित नहीं है। प्लस हमारा जो देश है उसमें 140 करोड़ जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या पर एक सीमित प्रशासन द्वारा इस सेगमेंट में कि जहां पर बहुत दूसरे क्राइम और ज्यादा है, उसमें आप खुले में शौच के लिए आप लोगों को जो है सजा दे रहे हो, तो ये संभव नहीं है। तो जो दूसरा वाला जो लॉजिक है कि साहब एक विविधतापूर्ण राष्ट्र में ऐसे कड़े कानूनों को लागू करना उचित नहीं है, तो ये ज्यादा सुटेबल जो है आंसर होगा। तो केवल दो जो है तर्क वो यहां पर सही होगा। ठीक है, आगे लेते हैं। क्या स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा वर्षा जल संचयन के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? Should awareness program be organized by local government bodies to educate the public about rainwater harvesting? तो अब देखो यहां पे जो सवाल बनते हैं उसमें आपका कॉमन सेंस भी टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पे एक टर्म आया है स्थानीय सरकारी निकाय, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज क्या है। पता है आपको? जो आपके नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जो आर्टिकल 243 में कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे, ये आपके लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है। ठीक है, पॉलिटी में हम उस पर पूरी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो ये जो आपके नगर पालिका, नगर निगम है, ये कथन क्या कह रहा है कि इनको क्या ऐसा काम करना चाहिए कि जो गांव में है, शहर में है, जितने भी लोग हैं, उनको बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए क्या? ये पूछ रहा है। कह रहा था हाँ, जल बहुत कीमती है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। सब पानी है, पानी को इकट्ठा करो, स्टोरेज करो, तो ये जरूरी है सब आप लोगों को उसके बारे में जागरूक करें। दूसरा कह रहा नहीं, केवल हरित क्षेत्रों का दायरा बढ़ाओ, प्राकृतिक रूप से वर्षा जल संचयन सदियों से हो रहा है। तो भाई प्राकृतिक रूप से तो है, जो बरसात का पानी है नदी, तालाब, नाडों में हमेशा से होता आ रहा है, आपको अलग से माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप तो क्या करो, पेड़ पौधे लगाओ, उस पर ध्यान करो, बारिश का पानी स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सीधी सी चीज है। क्या दिक्कत है कि दूसरी वाली बात गलत है, पहला सही होगा। क्या भारत की जनता द्वारा सरकार को कर चुकाया जाना चाहिए? क्या टैक्स देना चाहिए या नहीं? क्या लॉजिक क्या कहता है? हाँ, देश चलाने के लिए सरकार को करों का भुगतान किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट देश चलाना है तो क्या चाहिए आपको? सरकार को कर तो चाहिए। भाई सरकार की इनकम क्या है? सरकार की इनकम क्या है? अपने जो टैक्सेस है वही। नहीं, करों का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है। सरकार को टैक्स दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? ये भी तो है ना भाई, सरकार को टैक्स दे देंगे, पैसा दे देंगे, हम क्या कमाएंगे, हम क्या खाएंगे? यही वाली बात है। पर ऐसा नहीं है, फिर बात वही है, स्वार्थ का त्याग, स्वार्थ को वरीयता नहीं देनी है, देश को वरीयता देनी है। और वैसे भी जो टैक्स है वो एक नियत आय के बाद, यानी लगभग 9 लाख 10 लाख के बाद ही जो है टैक्स लगाया जाता है। उससे जो लो इनकम वाला है, लो इनकम ग्रुप है, उन पर तो वैसे भी टैक्स नहीं है। अब 10 लाख साल का आप कमा रहे हो, यानी महीने का जो है 80,000 लाख रुपए कमा रहे हो, और उसका 10% 15% आपको अगर गवर्नमेंट को पे करना है, तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। विद्यालय को केवल 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को ही प्रवेश देना चाहिए। यह कोई स्टेटमेंट दे दिया कि सब 5 साल से छोटे बच्चों को जो है एडमिशन मत दो। अभी क्या होता है, जो 3 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बाद के बच्चों को नर्सरी एलकेजी में ले लेते हैं। ये कह रहा साहब नहीं, 5 साल के बाद के बच्चों को जो है आप क्या सीधा फर्स्ट में जो है बैठाओ। ये कह रहा हाँ, ये आपके जो प्ले ग्रुप है, नर्सरी एलकेजी, इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा कह रहा सब नहीं, बड़े शहरों में जहां बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, बच्चे समान आयु वाले बच्चों के समूह से मिल जाते हैं।
इसका क्या मतलब है? समान आयु वाले बच्चों के समूह से मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा उससे? कुछ फर्क पड़ जाएगा? खुद की उम्र के बच्चों से अगर दूसरा बच्चा मिलेगा तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल फर्क पड़ता है। बच्चा जो है सबसे ज्यादा जो है वो अपने आयु वाले जो बच्चे हैं उनसे सीखता है। बच्चा जो है अपने माता पिता से सीखता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। एक माता पिता अगर एक बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो वो उसको एक फोर्सफुल कंडीशन में समझता है। अच्छा मान लिया खाने की बात करें तो माता पिता बच्चे को खाने के लिए कहेंगे तो वो फिर भी नखरे करता है, पर स्कूल में जाएगा और वहां पर उसके साथ वाला अगर कोई सब्जी रोटी खाता हुआ दिख गया उसको, वो उससे ऑब्जर्व करेगा कि यार नहीं ये हरी सब्जी आता है तो मैं भी खाऊंगा। तो वहां पे जो सेम आयु वाले जो बच्चे हैं वहां से वो केवल पढ़ाई नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी जो सोशल चीजें हैं वो सीखता है। तो इसलिए प्ले ग्रुप की आवश्यकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। जो यहां पे केवल 2 जो है सही होगा। क्या सड़क के किनारे पेड़ों को अपनाने और सुरक्षित रखने के लिए जनता को संगठित किया जाना चाहिए? पहले स्टेटमेंट को समझो कि कथन कहना क्या चाह रहा है। इसमें बहुत जरूरी है कथन के भाव को बहुत अच्छे से समझे आप। शुड द पब्लिक बी ऑर्गेनाइज टू अडॉप्ट एंड प्रोटेक्ट रोड साइड स्टैंड्स या रोड साइड ट्रीज? कि सड़क के किनारों के पेड़ों को अपनाने और सुरक्षित रखने के लिए, भाई सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगते हैं, उनको अपनाने के लिए जनता को संगठित किया जाना चाहिए क्या? अब देखो मेरे को समझो आप, हर साल बारिश होती है, बारिश के बाद ये आपके हरियाणा और राजस्थान ये एक पेड़ मां के नाम जैसे बहुत से कैंपेन आपको देखने को मिलते हैं। पिछले साल का, इस बार का तो डेटा मेरे पास नहीं, पिछली बार का जो सर्वे में मैंने पढ़ा था 7 करोड़ पौधे जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने लगाने का टारगेट लिया था। अपने आसपास भी जो प्रशासन है, गांव है, वहां पर तक भी ये जो है कैंपेन पहुंचा था। आप मुझे ये बताइए कि पिछले साल से इस साल आपने आसपास कितने पेड़ों को ज्यादा देखा है? कि सब कितने ज्यादा पेड़ हो गए? बहुत कम चीजें देखने को मिलती है। होंगे कुछ होंगे, बट 7 करोड़ पौधे लगे हो और उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखे, नहीं दिखता है ना। उसका कारण क्या है कि भाई पेड़ पौधे जो है सड़क के किनारे लगाते हैं, बट वही है महीने भर बारिश है जब तक होगा, उसके बाद ना तो कोई इसकी देखभाल होती है, या तो गाय भैंस जो है जानवर खा जाएंगे, या फिर दूसरे जो पानी की कमी से नष्ट हो जाएंगे। तो अब ये कह रहा है कि क्या लोगों को इसके लिए संगठित किया जाना चाहिए क्या? देखते हैं। हां, इससे हरियाली को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों के पास के पेड़ की जिम्मेदारी लेगा। भाई लोग ये तो कर ही सकते हैं ना, भाई हाँ मेरे घर के पास ये पेड़ है, चलो यहां की जिम्मेदारी मेरी, ये मैं कर लूंगा, है ना। आगे बाकी और तो बनाए, घर के पास के 2 पेड़ भी अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारी कर ले, सब इसके बाढ़ मैं कर दूंगा, जानवरों से सुरक्षा कर लूंगा, पानी में डाल दूंगा, तो भी काम हो जाएगा। कम से कम वो अगले साल के लिए बचेगा तो सही। नहीं, स्थानीय सरकारी निकाय, वही नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, स्थानीय सरकारी निकायों को इसे बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जनता इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट इस तरह का जो है यूनिवर्सल, जो जनता को नकारात्मक प्रदर्शित करे, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमें नहीं देना है। तो केवल एक जो तर्क है वो यहां पे सही है, ठीक है। कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, ताकि आप भी इसके लिए प्रैक्टिस कर सके। यहां पे देखो, चलो है ना, उसमें मैं आंसर टिक करके इस बार जो है शीट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। और द अगस्त्य एकेडमी नाम से आप टेलीग्राम सर्च भी कर लोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, वहां पर ये शीट आपको मिल जानी है। क्या बच्चों को मोबाइल फोन का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? शुड चिल्ड्रन बी बैंड फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फोन्स? बच्चों को मोबाइल फोन देना बंद कर दें? बच्चों के सेगमेंट में देखो हम 2 स्तर से चीजें समझ सकते हैं, और जब बात समझनी है तो लीगली समझनी है। कानूनी स्तर पर जो बच्चे हैं, जो अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो उसमें, क्योंकि हमें वो भी पढ़ना है, हमारे कौन है स्टेट पॉलिटी में आपको पता लिखा हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो वहां पर वो पढ़ना ही है हमें। तो बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 0 से 14 साल के और 14 से 18 साल के। 0 से 14 साल के बच्चों को बालक नाम दिया गया है, और 14 से 18 के लिए किशोर नाम दिया गया है। तो 18 से कम आप मान सकते, हमें एक जनरल एस्पेक्ट बनाना है, बच्चे कौन? तो बच्चे हम कह सकते हैं या तो 14 साल से कम बच्चे, ठीक है, या 18 साल से कम के बच्चे। 18 साल हम ले सकते हैं कि उससे ऊपर फिर अडल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो क्या बच्चों को 18 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं
उन्हें मोबाइल फोन काम में लेना बंद कर दे या दे ही नहीं मत? क्या कहता लॉजिक? हाँ, इसकी लत लग जाती है। मोबाइल फोन कैसे एडिक्टिव है और इसके विकिरण बहुत हानिकारक होते हैं। ठीक है, बात तो सही, बिल्कुल सही है, पहली बात सही है, एडिक्टिव है, इससे बैन किया जा सकता है। ये कह रहा नहीं, हमें बच्चों को संचार के लिए मोबाइल का उपयोग जिम्मेदारी से करने हेतु शिक्षा देनी चाहिए। अब यहां पर बात है क्या बात दूसरी भी सही है। यहां पर आप क्या बताओगे, कौन सा स्ट्रांग है, पहला, दूसरा, दोनों या दोनों ही नहीं? यहां पर सोचना, इसलिए देखो गलत यहीं पे होता है, चीजें यही गलत होती है, क्योंकि यहां पर हम बहुत व्यवस्थित तरीके से और डिटेल स्तर पे नहीं सोच पाते। ये क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है लत लग जाती है और विकिरण बहुत हानिकारक है, और दूसरा कह रहा है बच्चों को संचार के लिए मोबाइल का उपयोग जिम्मेदारी से करने की शिक्षा देनी है। जब आप जिम्मेदारी से करने की शिक्षा दोगे तो डेफिनेटली लत नहीं लगेगी। और दूसरा है बच्चों को मोबाइल फोन से बिल्कुल आप अलग कर नहीं सकते, क्योंकि आज की कंडीशन में आपको बच्चों को संचार के लिए मोबाइल का उपयोग करने तो शिक्षा देनी पड़ेगी। मोबाइल क्या है, बहुत नेसेसरी चीज हो गई। तो यहां पर जो दूसरा है वो ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जिम्मेदारी पूर्ण शिक्षा से पहले वाला अपना आप खारिज हो जाता है कि जब आप जिम्मेदारी पूर्ण शिक्षा बच्चों को दे दोगे तो लत लगने की संभावना वहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर पहले बात दोनों सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, गलत वाली बात नहीं कह रहा हूं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रांग कौन सा है, दूसरा मजबूत है। आपको ऑप्शन भी यही मिलेंगे, वहां पे ऑप्शन ये नहीं मिलेंगे पहला सही है दूसरा सही है, दोनों सही है दोनों गलत है। ठीक है, ये कह रहा कौन सा स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग जो है सेकंड वाला जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। एक दो सवाल मैंने आपको जो है दिए हैं करने के लिए, और उनमें आंसर टिक करके फिर मैं जो है शीट डालूंगा। क्या वन्य जीव अभ्यारण्यों की अक्षुण्णता को बनाए रखा जाना चाहिए? शुड द इंटीग्रिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बी मेंटेन्ड? अब पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा भाषा क्या कहना चाह रही है, लैंग्वेज क्या है। अगर आप लैंग्वेज को नहीं समझ रहे हो तो इसका जवाब उचित तरीके से नहीं दे पाओगे। ये क्या कह रहा है, वन्य जीव अभ्यारण्यों की अक्षुण्णता, इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन की जानी चाहिए। कहना का क्या मतलब है, वन्य जीव अभ्यारण्य, चलो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सरिस्का ले लिया हमने, ये कह रहा है सरिस्का की जो है अक्षुण्णता जो है इंटीग्रिटी बनाए रखना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब है कि वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बना रहने दो, है ना, उसमें छेड़खानी ना करे, मानवीय हस्तक्षेप ना करे। जबकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर लगा रहे हैं टाइगर सफारी, है ना, वहां पे अलग अलग तरह के जो है बीच में रेस्टोरेंट वगैरह बना रखे हैं और बाहर जो है जिप वगैरह लगा रखी है, गाड़ियां जा रही बिल्कुल अंदर तक, मतलब जानवर सांस नहीं ले रहे उससे पहले तो ऐसा, और उस तरह से जानवरों को रखा गया कि भाई वहां पे उनको दिख जाए ताकि वो क्या ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। क्या कह रहा है कि अक्षुण्णता बनाई जानी चाहिए? क्या कह रहा है, सब लुप्त प्राय प्रजातियों को विशेष आवास प्रदान किया जाना चाहिए जो पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा दे। भाई वहां पर क्या अभ्यारण्य में है, क्या जो ऐसे जीव जिनकी संख्या कम हो रही है उन्हीं को तो संरक्षित किया जा रहा है। तो ये कह रहा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है नहीं, आय उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना चाहिए। ऐसा आप तो टाइगर सफारी और लगाओ, और ज्यादा सफारी लगाओ और ज्यादा पैसा कमाओ, ऐसा करना है क्या? नहीं, पैसों को वरीयता नहीं देनी है। क्या बच्चों को समझदारी से इंटरनेट का उपयोग करने सिखाया जाना चाहिए? बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां पर हम कुछ फिलोसॉफिकल चर्चा भी कर सकते हैं कि क्या बच्चों को समझदारी से इंटरनेट का उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए। दूसरा अगर हाँ, इस तरह वो जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करने के बारे में सीख सकेंगे, भाई आप सिखाओगे तब। और दूसरा नहीं, वे स्वयं खोज करके बहुत कुछ सीखते हैं। कहते आप नहीं, जरूरत नहीं है, बच्चा खुद होशियार है, वो खुद सर्च कर लेगा और देख लेगा, ऐसा है क्या? नहीं, आप भी जानते हैं जवाब क्या है, बिल्कुल ए। इस पर हम बात कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू है आज के समय का, मैं कह सकता हूं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, एक विद्यार्थी भी हैं, तो आपके लिए भी एक ये बड़ा इशू है। पोर्नोग्राफी एक सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं इंटरनेट के यूज का जो है एक गलत पक्ष कह सकते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पोर्न की लत लगी रहती है। इंटरनेट है तो इंटरनेट से पोर्न का एक्सेस बहुत बहुत आसान हो जाता है।
आप जो चीज देखते हैं वो आपका माइंडसेट क्रिएट करता है। अगर आपका माइंडसेट इसी तरह का है तो वो आपकी बिहेवियर, एटीट्यूड में कहीं ना कहीं व्यक्त होगा। बट दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है कि इस पर कोई बात करना नहीं चाहता, ना आपके परिवार में, ना समाज में, ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, है ना। क्यों? क्योंकि पोर्नोग्राफी बात आती है सबके, यार नहीं यार इस पर क्या बात करें, ठीक है बच्चे हैं देख लेंगे कुछ। अब बच्चे देख लेंगे तभी तो बिगड़ते हैं भाई, उनको बताया ही नहीं जाता है कि ये चीज गलत है, इन चीजों का एक्सेस नहीं करना है। आप उनको एक्सेस करने दोगे, उनको बताओगे नहीं तो क्या होगा, आज नहीं कल वो फिर उनके दिमाग में फिट हो जाएंगे, फिर वो अगर चीजें उन पर हावी हो गई तो फिर वो छेड़खानी वाली हरकतें करते हैं। अभी क्यों इतना ज्यादा होता है कि रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास जो है पॉर्न का एक्सेस है। एक व्यक्ति जो चीज देखता है वो उसके माइंडसेट में, उसके एटीट्यूड में व्यक्त होगी, उसका नजरिया वैसे ही होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को सिखाया जाए कि इंटरनेट का उपयोग जिम्मेदारी पूर्ण करना है। इंटरनेट एक संचार का माध्यम है, मोबाइल आपका एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसे वहां तक सीमित करें। आप उसे एजुकेशनल पर्पज में यूज लें, उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पर बात नहीं करनी है या उन पक्षों को नकारना है। ये बहुत जरूरी है कि इस पर बात की जाए, इस पर चर्चा की जाए और इंटरनेट के सकारात्मक पक्ष या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही यूज में लिया जाए। क्या हमें सामुदायिक धुलाई केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए? शुड वी प्रमोट कम्युनिटी वॉशिंग सेंटर्स? अब पहली चीज तो है कि अगर किसी को पता नहीं कि साहब सामुदायिक धुलाई केंद्र क्या है तो वो इस पर चीजों को सोच भी नहीं पाएगा ढंग से, ठीक है। कम्युनिटी वॉशिंग सेंटर क्या है आपके, चलो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा वीक है, बट अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी है तो उसमें ये होता है कि लोग जो है अपने घरों में कपड़े नहीं धोते हैं, वहां पे क्या है, एक कम्युनिटी वॉशिंग सेंटर, एक मॉल टाइप मॉल रहता है जहां पर बहुत सारे वॉशिंग मशीन्स लगे रहते हैं। लोग आते हैं, कपड़े उसमें डालते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े तुरंत सूख जाते हैं, वो अपने साथ ही साथ ले जाते हैं, है ना। इस टाइप का सेगमेंट है। तो ये कह रहा कि भारत में भी इसको बढ़ावा देना चाहिए। कह रहा हाँ इसको बढ़ावा दो, इससे बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है, वहां पर यूज होने पर सीमित सर्फ, सीमित पानी और सीमित बिजली की खपत के साथ जो है कपड़े धुल जाएंगे। नहीं तो घर पे कई बार हम कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन में बहुत ज्यादा पानी जो है वेस्ट होता है, उस पानी का, सर्फ का जो है ध्यान नहीं रहता है, लाइट का ध्यान नहीं रहता है। भाई आपको स्पिन जो है वो 5 मिनट के स्पिन में कपड़े धुल सकते हैं, आप उसको स्पिनर जो है 15 मिनट पर लगा के रख देता हूं, तो बिजली की खपत हो रही है। पानी भाई है ठीक है, 2 बाल्टी में काम हो जाता है, आप 3 बाल्टी डाल के रखते हो। लेकिन जब कम्युनिटी सेंटर में वहां पे रहेगा तो आपके कपड़ों के हिसाब से निश्चित रूप से उतना ही सर्फ दिया जाएगा, उतना ही पानी दिया जाता है और उतने ही टाइमर का जो है आपको वॉशिंग मशीन लगाया जाता है, तो संसाधनों की बचत होती है। तो बिल्कुल पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा नहीं, भारत में ये संकल्पना अभी भी नहीं है क्योंकि लोग अपने कपड़े घर पर धोते हैं। बिल्कुल ये सही है, बट घर पर धोते हैं इसका मतलब ये नहीं कि भारत के जो लोग हैं वो इससे अवेयर नहीं या फिर इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। शहरों में जो है इस चीज को अडॉप्ट किया जा रहा है अभी भी। तो ज्यादा बेटर जो है किसको संभावना किसको देनी, लोगों को जो है ओवरऑल एस्पेक्ट पे, हमने पहले भी बात किया था, लोगों को ओवरऑल एस्पेक्ट पे नकारात्मक भूमिका में प्रदर्शित नहीं करना है। संसाधनों की बचत जो है उसे प्राथमिकता देनी है, ठीक है। तो पहला वाला जो है यहां पर सही है। सही तो दोनों ही है, पहला वाला मजबूत था, ठीक है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। 1-2 सवाल मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं। स्मार्टफोन लत वाली चीज है, ठीक है। क्या चुनाव से पहले जनमत सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए? शुड ओपिनियन पोल्स बी कंडक्टेड बिफोर इलेक्शन? ठीक है, कि चुनाव से जस्ट पहले जनमत संग्रह करवाते, बहुत सारे जो आपके मीडिया चैनल्स हैं वो जनमत संग्रह करवाते हैं, है ना। हाँ, आम जनता को समग्र चुनाव परिदृश्य को समझने का अवसर मिलता है। नहीं, ये जोल सॉरी दिस सोर्सेज आर यूजुअली बाइज्ड, ये स्रोत है सब, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि हाँ, आम जनता को समग्र परिदृश्य को समझने का अवसर मिलता है। दूसरा कह रहा है नहीं, ये ओपिनियन पोल्स जो भी आते हैं आपके, ये क्या होते हैं, बाइज्ड होते हैं, पक्षपाती होते हैं। जिस मीडिया चैनल को
जिस पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा सपोर्ट मिलता है या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है वो उनके अपने हिसाब से थोड़ा सा उनको क्या मैनिपुलेट कर देती है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने जो है जनमत संग्रह के जो आंकड़े हैं वो वोटिंग से पहले प्रदर्शित करने पर क्या कर रखा होता है, बैन कर रखा होता है। वोटिंग आप देखना, वोटिंग के बाद ही जो है क्या होता है, ये आपकी जो है पोल्स आते हैं। उससे पहले अगर बाई चांस पोल जारी कर दिए तो क्या होता है, जैसे मान लिया पहले ही हवा कर दी सब, अब बीजेपी जीत रही, बीजेपी जीत रही, बीजेपी जीत रही है, तो क्या होगा, तो जो व्यक्ति कांग्रेस को वोट देने का मन भी बना रहा होगा वो कहेगा यार क्यों वोट खराब करूं, वैसे भी माहौल तो पूरा बीजेपी के पक्ष में बना हुआ है, चलो बीजेपी के पक्ष में देते हैं। तो वहां पे लोगों की मानसिकता जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए जनमत संग्रह जो है वो नहीं करवाया जाना चाहिए, क्योंकि ये आमतौर पर क्या होता है, पक्षपाती रूप में होते हैं। और ये जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो ऑथराइज्ड है और यही लागू किया गया है। चुनाव आयोग भी यही करता है कि जनमत संग्रह को जो है उन्होंने बैन कर रखा है। क्या शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कोई समाधान है? इज देयर एनी सॉल्यूशन टू अवॉइड नॉइज पोल्यूशन इन द अर्बन एरियाज? शहर में शहरी पोल्यूशन ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ है साहब, समाधान तो है। आवासीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शादी के हॉल आदि से अलग किया जाना चाहिए। कि जहां पे होटल, रेस्टोरेंट वगैरह है और आपकी जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज है वो उनको थोड़ा सा अलग अलग बना लो। भाई आपके शादी पार्टी के जो गाने वाने बज रहे हैं वो थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया से दूर रहे, ठीक है। नहीं, ये शहरीकरण का हिस्सा है और खंड है, हम इससे नहीं बच सकते। नॉइज पोल्यूशन हिस्सा है साहब, आप इस पोल्यूशन से बच ही नहीं सकते हो। ऐसा है क्या? नहीं, वो ये नकारात्मक अवधारणा नहीं लेनी, बचा जा सकता है। प्लानिंग के साथ प्रॉपर अर्बन प्लानिंग की जाए, प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से जो चीजें डेवलप की जाए तो संभव है। और प्रॉपर डेवलपमेंट या प्लानिंग के माध्यम से जो है इससे बचा जा सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे बचा नहीं जा सके। ऐसा नहीं कि सब के दिल्ली में सब वायु प्रदूषण हो रहा है, क्या उससे बच सकते हो? सब नहीं बच सकते साहब, वो तो हमारा हिस्सा है ही है, उससे कुछ नहीं। अरे हो सकता है, समस्या है तो समाधान होगा ही, बिल्कुल। डबल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदना बेहतर है। डबल डोर के साथ नीचे की तरफ आपके दूध, सब्जियां वगैरह रख रहे हो वो अलग, और ऊपर वाला जो है जहां बर्फ वगैरह रखी हुई है, डिफ्रीज है, वो अलग है, ठीक है। हाँ, यह फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर के लिए अलग अलग स्थान प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, नहीं ये बहुत ज्यादा महंगा और ज्यादा बिजली की खपत करता है। नहीं, ज्यादा बिजली की खपत थोड़ी करेगा, बिजली की तो ये कम खपत करेगा ना भाई। एक जो सिंगल डोर वाला है उसको आप खोलते हो तो जो फ्रीजर है उसकी गैस भी बाहर निकलती है, और जो रेफ्रिजरेटर है आपका, जो सब्जियां आप पानी की बोतल निकालने के लिए खोल रहे हो तो उसमें जो डिफ्रीज वाली गैस है वो भी बाहर निकलती है, तो वहां पे कंजप्शन ज्यादा होता है। जबकि डबल डोर में क्या है, केवल आप पानी की बोतल निकालने के लिए गेट खोल रहे हो तो केवल उतनी गैस निकल रही है, जो आपका डिफ्रीज है वो तो सेफ ही रहा है ना, तो वहां पे खपत कम होगी। तो पहला वाला जो है ज्यादा लॉजिक सही है। ठीक है, कुछ सवाल जो है, हाँ चलिए एक और बात करते हैं। क्या अज्ञानतावश अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को विशेष सुविधा दी जानी चाहिए? स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि कोई गलती से, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, ठीक है, मतलब कोई जाना पहचाना व्यक्ति है जो समाज में प्रतिष्ठित है, और गलती से अगर उसने कोई अपराध कर दिया है, क्या उसको विशेष सुविधा दी जानी चाहिए? अगर आपको पता हो तो अभी कुछ समय पहले एक केस आया था, कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके बेटे ने जो है एक कार जो है कुछ लोगों पे चढ़ा दी थी, और कोर्ट ने उसको एक ऐसे लिखने के लिए कहा था कि भाई आप रश ड्राइविंग नहीं करेंगे या फिर सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने पर के लिए जो है एक ऐसे लिखो, और वो ऐसे लिखवा के छोड़ दिया था। तो ये तो क्या था, एक पक्षपातपूर्ण जो है रवैया था या नहीं था? विशेष सुविधा दी थी या नहीं दी थी? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या अज्ञानतावश अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को विशेष सुविधा दी जानी चाहिए? हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते। भाई प्रतिष्ठित है, वे अपराध क्यों करेंगे? नहीं, हमारा मानना है कि कानून के तहत सभी समान है। चीजें आप समझ, 10-15 सवाल कर लिए हैं, बहुत सी चीजें समझ लिए, तो आपको चीजें समझ में आने लग गई होगी कौन सा लॉजिक मत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कानून को वरीयता देनी है, संविधान को वरीयता देनी है। कानून के समक्ष सभी समान है, भले आप पैसे वाले हो या नहीं हो, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है स्टेटमेंट और लॉजिक वाली जो कॉन्सेप्ट है वो चीजें समझ में आ गई होगी। 15-20 सवाल हमने किए हैं, और भी जो है 10-15 एक सवाल जो है मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। इसकी शीट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी अगर कोई सवाल में अगर डाउट आए आपको तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब मैं आपको या तो कमेंट में दे दूंगा या फिर टेलीग्राम पर जो है उसका जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।